बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं अहमद क़य्यूम साहब के यहाँ पे मैं भी 6 साल गुजार के गया हूँ इस बार कौंसिल के अंदर। और जिस अच्छे अंदाज से ये बीबीसी के हवाले से जो कोर्सेज़ लीगल एजुकेशन कमेटी ने स्टार्ट किए, मैं समझता हूँ कि ये ट्रू स्पिरिट के अंदर नए एंट्रेंट्स जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए और ख़ास कर जो ट्रायल के हवाले से काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ। लेकिन अब ज़िम्मेदारी आप पे है कि आप इसको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, आधे घंटे के अंदर जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ये निचोड़ है मेरे 22 साल की वकालत का, जो मैंने आज तक सीखा है, जो मैंने रिसर्च की है। एक ट्रायल लॉयर जो है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, उसको अपना जो भी वो केस कर रहा है उसका रेलिवेंट लॉ उसको पता होना चाहिए। और जो चीज़ मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स के अंदर जिस पे फोकस किया और मैं अपने दोस्तों को, अपने छोटे बहन भाइयों को ये हमेशा समझाता हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेयर एक्ट से नहीं मिलती। बेयर एक्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक लॉ की स्कीम बता देता है। बहुत सी चीज़ें उसकी इंटरप्रिटेशन हुई है, वो रूल्स भी हो सकते हैं, वो आपका जो लॉ है रेलिवेंट वो हो सकता है, उसकी लॉ की प्रोविजन हो सकती है। लेकिन जो बेसिकली जब तक आप इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ते उस वक्त तक आपको समझ नहीं लगती कि इसकी मंशा क्या है। जैसे फौजदारी वकील के होते हुए मैं आपको एक छोटा सा सीक्वेंस बताता हूँ कि आम तौर पे 506 की एक सिंपल सी FIR होती है कि कोई किसी को थ्रेट करता है, तो उसका हमने एक देसी जुगाड़ जिसको हम कह सकते हैं कि आम रखा हुआ है कि अगर वो वेपन से मुसल्लह होकर धमकी दे रहा है तो वो कहते हैं कि ये नॉन अवेलेबल में चला जाएगा और ये 506 भी है। लेकिन अगर आप उसको बुक से पढ़ें तो उस बुक के अंदर 506 इज़ अ पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन विच इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 503 कि अगर कोई बंदा किसी शख्स को धमकी दे के किसी काम पे मजबूर करता है जो वो करने का पाबंद नहीं है, या किसी लीगल काम से रोकने के लिए धमकी देता है और वो अगर धमकी सिंपल थ्रेट है तो वो 506A पार्ट में है जिसकी 2 साल सज़ा है, नॉन कॉग्निजेबल अवेलेबल है। लेकिन अगर वो धमकी डायर कॉन्सिक्वेंसेस की देता है तो फिर वो 7 साल सज़ा में चला जाता है, B पार्ट आ जाता है, नॉन अवेलेबल हो जाता है और कॉग्निजेबल हो जाता है। अब कहीं पे वहाँ वेपन नहीं मेंशन किया गया और किसी शख्स को आप ये कहें कि मैं अभी तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूँगा नीचे, ये हम तीसरे फ्लोर पर बैठे हैं, तो ये एक ऐसी धमकी है जो डायर कॉन्सिक्वेंस की है। किसी शख्स को यहाँ से तीसरे फ्लोर से अगर आप धक्का दे दें तो वो मर जाएगा, मरेगा नहीं तो कम से कम उसकी टांगें ज़रूर फ्रैक्चर हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको वेपन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरप्रिटेशन के ज़रिए हमें पता चलें कि जब हम केस लॉ पढ़ते हैं। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा क्योंकि मुझे जिस टॉपिक की तरफ जो मुझे रिक्वेस्ट की गई थी CNSA के लॉज, ये बिल्कुल इस तरह से है फौजदारी वकालत में जो लोग केसेस करते हैं। जैसे आप सिविल साइड का अगर आप काम करें तो आपको अर्ली डेज़ के अंदर जो केसेस मिलते हैं वो आपको डेक्लेरेशन मिलती है कि आप लीगल एयर्स को डिक्लेयर करवाने के हवाले से आपको छोटे छोटे से केसेस मिल जाते हैं। फौजदारी वकालत के अंदर आपको 22 से 22 भी मिल जाती है, या फिर आपको मोहल्ले से नारकोटिक्स का केस ज़रूर अर्ली स्टेज पे मिलेगा कि जनाब ये हमारे मोहल्ले में लड़का है, ये 600 ग्राम में पकड़ा गया, इसकी बेल करानी है, या ये 1070 ग्राम में पकड़ा गया, ये 1200 ग्राम में पकड़ा गया तो इसकी बेल करा दें। आप अक्सर सुनते हैं कि जी बॉर्डर लाइन केस है, तो वो बॉर्डर लाइन आप ज़हन में लाइए कि हमने ये बॉर्डर लाइन कहाँ से ली। बॉर्डर लाइन केस जो है वो आपको CNSA के अंदर कहीं पे प्रोवाइडेड नहीं है कि कौन सा केस बॉर्डर लाइन है। अब CNSA की सबसे पहली बात यह है कि आपको एक अच्छी बुक चाहिए CNSA के हवाले से जिसके अंदर आपको ना सिर्फ उसका बेयर एक्ट मिले और उसके साथ साथ आपको उस बेयर एक्ट के हवाले से जो उन सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन की गई है जिन जजमेंट्स के अंदर वो आपको मिले और आप उसको पढ़ें। लेकिन मैं आपको इस छोटे से शॉर्ट लेक्चर के अंदर 12-13 केस ला ऐसे लिखवाऊंगा कि अगर आप आज जाके उनको डेली की बुनियाद पे एक केस पढ़ना शुरू कर दें तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आज अपना जो भी आपका विजडम है, जो भी आपकी नॉलेज है, जो आपकी वोकेबलरी है, जो आपने इंटरप्रिटेशन पढ़ी है, अगर आज से 2 हफ्ते के बाद उन केस लॉज को पढ़ने के बाद आप ख़ुद अपना तज्ज़िया कर लीजिएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से CNSA के लॉग्स को समझ भी जाएंगे और आप उस पर इंशाअल्लाह ताला काम भी करेंगे और आप अपनी रेड विनिंग करने के लिए बड़ा इजी समझेंगे अपने आप। देखिए, फर्स्ट थिंग इज़ कि पुलिस रूल्स इसके साथ साथ CNSA के साथ साथ
आपको पुलिस रूल्स के भी रेलिवेंट रूल्स का पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी केस के अंदर आप CNSA के अगर आप लॉज की बात करें तो CNSA के अंदर जो सेक्शंस जो रेलिवेंट हैं इस सारे सीक्वेंस के अंदर, वो सेक्शन 6, 7, 8 जो है वो डिफरेंट सीक्वेंसेस बताए गए हैं कि कोई बंदा अपने पास अगर कोई नारकोटिक्स रखता है। अब नारकोटिक्स जो है या ये सब्सटेंस जो CNSA के हवाले से है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस के हवाले से ये स्केजुअल दिया गया है। इसी लॉ के अंदर स्केजुअल दिया गया है जिसके अंदर वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं जिनके हवाले से प्रोहिबिशन जो है से रेलिवेंट ये लॉ है। इसी के अंदर आप सेक्शन 2 देखेंगे तो उसके अंदर फिर उन सब्सटेंसेस के हवाले से उसकी डेफिनेशन दी गई कि आपके पास जो CNSA की FIR आती है वो हेरोइन से रेलिवेंट भी हो सकती है, वो बुक्की पोस्ट से रेलिवेंट भी हो सकती है, वो चरस से रेलिवेंट भी हो सकती है, वो आइस से रेलिवेंट भी हो सकती है। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं जो सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोहिबिशन में आते हैं और उसके सीक्वेंसेस को जो है वो शेड्यूल आउट किया गया है कि कौन कौन सी चीज़। फिर उसके अंदर ये भी मेंशन किया गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो तिब के हवाले से यूज़ होते हैं और सर्टन लाइसेंस रखने वाला शख्स वो अपने पास रख सकता है और उसकी ममानियत नहीं है। लेकिन ये 6, 7, 8 के अंदर जो है वो बेसिक प्रोहिबिशंस जो है वो मेंशन की गई हैं और सेक्शन 9 जो है वो बेसिकली उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है और उसको उन्होंने डिफरेंट स्लैब्स के अंदर मेंशन कर दिया। उस स्लैब के अंदर उन्होंने क्या सीक्वेंस निकाला कि आप आम तौर पे FIR देखते हैं 6/9A, 6/9B और 6/9C की FIR आप देखते हैं। उसके अंदर उन्होंने उसकी क्वांटिटी का जो है वो सीक्वेंस लिया है कि A के अंदर जो है उसकी उन्होंने सज़ा 2 साल रखी है और वो 100 ग्राम तक जो अगर किसी से बरामद हो जाए तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो हमारे पास पुराना लॉ था उसके अंदर बाइफर्केशन नहीं थी इस तरह से कि चरस के हवाले से जो है कोई लॉ डिफरेंट था, हेरोइन के हवाले से डिफरेंट था, नहीं। बेसिक इंग्रेडिएंट जो था वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता था। स्लैब A की जो थी वो 100 ग्राम तक थी। उसके बाद B जो है उसकी सज़ा जो थी वो 7 साल के सीक्वेंस के अंदर और वो 1000 ग्राम तक जाती थी, लेकिन 1000 ग्राम मतलब किलो से एक्सीड नहीं करती थी। और C जो था वो 1000 ग्राम से जब एक्सीड कर जाएगी तो चाहे वो 100 किलो हो, वो 200 किलो, जितनी भी हो, वो C के अंदर फॉल कर देती। अब उसके अंदर पनिशमेंट जो अपर लेवल की पनिशमेंट जो थी उसका फिर हल ये निकाला गया कि इसमें फिर हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच ने केस लॉ दिया और उसके अंदर उन्होंने सेंटेंसिंग पॉलिसी जो थी वो मेंशन कर दी कि ये सेंटेंसिंग पॉलिसी के तहत सज़ा दी जाएगी, कम से कम सज़ा कितनी होगी, ज़्यादा सज़ा कितनी होगी, वो सारा का सारा सीक्वेंस हम अब तक जो था वो सेंटेंसिंग पॉलिसी के हवाले से चलते रहे। लेकिन अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट की गई इसके अंदर, वो अमेंडमेंट जो है वो अब उसका पहली बात ये है कि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। अमेंडमेंट आने की डेट से बाद जो अब केसेस हैं उसके अंदर उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। उन्होंने एक तो मुख्तलिफ सब्सटेंस को मुख्तलिफ उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड कर दी है और उसके हवाले से जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्वांटिटी है वो भी उन्होंने उसके अंदर मेंशन कर दी कि अगर चरस 100 ग्राम तक है तो उसकी ये सज़ा है, 200 ग्राम तक है ये सज़ा है, और अगर इसी तरह हेरोइन है तो जिस तरह से सब्सटेंस की संगीनी है, जैसे आप ये देखें कि भांग और चरस का बड़ा फ़र्क है, इसी तरह चरस और हेरोइन का बड़ा फ़र्क है, इसी तरह कोकीन का और हेरोइन का बड़ा फ़र्क है, उसके नुकसानात डिफरेंट हैं। इस हवाले से उन्होंने उन नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए उस पर उन्होंने अपना जो है उसकी पनिशमेंट को सेटल कर दिया। अब एज ए ट्रायल लॉयर सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बेयर एक्ट से समझें कि वो सीक्वेंस क्या है। अब अगर आप ट्रायल करते हैं एक चीज़ का, तो जो मैंने आपसे कहा कि पुलिस रूल्स का देखना बड़ा ज़रूरी है। पुलिस रूल्स इसलिए देखना ज़रूरी है कि ये एक्ट जो है इसके अंदर कोड CRPC ही अप्लाई करता है और इसके अंदर मेंशन है इस एक्ट के अंदर जब आप पढ़ेंगे कि अगर इस एक्ट के अंदर कोई स्पेशल प्रोविजन दी गई है तो वो प्रिवेल करेगी CRPC पर। जैसे आप ये देखिए कि वैसे अपील का अगर आप चैप्टर CRPC से निकालें तो किसी भी पनिशमेंट के अगेंस्ट अपील अगेंस्ट सेंटेंस जो है वो 410 CRPC आप तमाम दोस्तों ने पढ़ी हुई है, तो वो CRPC में प्रोवाइडेड है। लेकिन इसके अंदर सेक्शन 48 जो है वो अपील को डील करता है कि कोई भी ऑर्डर जो एक CNSA की स्पेशल कोर्ट जो है वो करती है तो सीक्वेंस के अंदर उसकी अपील किस सीक्वेंस में जाएगी। जैसे अब इसी के अंदर एक्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया उन्होंने
केस के अंदर जो ए के हवाले से जिसकी सज़ा 2 साल तक है 100 ग्राम तक, उसकी स्पेशल कोर्ट मैजिस्ट्रियल कोर्ट के मैजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करता है और उसकी अपील जो है वो कोर्ट ऑफ सेशंस में जाती है। लेकिन जो बी और सी है इसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशंस करता है, तो उसकी 48 के तहत अपील जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाती है। तो ये इस सेक्शंस के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया स्पेशल अपील के हवाले से सेक्शन 48 है। तो ये अब इस सीक्वेंस के अंदर क्योंकि स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर प्रोवाइडेड है, तो अपील का चैप्टर सीआरपीसी का अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन जो स्पेशल दिया गया 48 वो अप्लाई करेगा। अब इसी सीक्वेंस के अंदर इस लॉ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर अब जैसे पुलिस आप पीपीसी पढ़ें तो अबैटमेंट के हवाले से चैप्टर 109 दिया गया। इसके अंदर सेक्शन 15 अगर आप देखेंगे तो वो इट लुक्स लाइक कि ये 109 के अंदर अबैटमेंट जो है वो सारा का सारा सीक्वेंस इन्होंने स्पेशल 15 के अंदर प्रोवाइड कर दिया अबैटमेंट के हवाले से, एसोसिएशन के हवाले से, जिसको आप शरीक जुर्म कहते हैं या जो आनत कर रहा होता है, वो सारा का सारा चैप्टर इन्होंने स्पेशली प्रोवाइड कर दिया। तो इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट हम इसको कहते हैं कि अगर स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर कोई प्रोसीजर प्रोवाइडेड है तो वो ओवर राइड कर जाएगा जनरल लॉ के ऊपर, वो सीआरपीसी के ऊपर ओवर राइड कर जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि एफआईआर जो है आम हालात में भी 154 के तहत कटती है, इसके अंदर भी 154 के तहत ही 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर का इंदराज है। अब जिस तरीके से आप आम केसेस के अंदर डिले ऑफ एफआईआर एक फेटल ग्राउंड समझी जाती है प्रोसिक्यूशन के लिए, इसके अंदर भी अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में ताख़ीर की है तो दिस इज़ द वन ऑफ द ग्राउंड डेंट क्रिएट करने के लिए प्रोसिक्यूशन के अंदर। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि इसके अंदर स्पेशल रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि जिन रूल्स को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, और हम इस सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले जो भी चीज़ बरामद होती है उसमें सैम्पलिंग किया जाना एक बड़ा अहम जुज़ है सारी की सारी प्रोसिक्यूशन के अंदर। अब सैम्पलिंग क्या है, आप अक्सर देखते हैं कि पुलिस, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली 2 पैरेलल सीक्वेंसेस हैं जो सीएनएसए को डील करते हैं। एक आम पुलिस, पंजाब पुलिस जो है अगर वो किसी से सीएनएसए के हवाले से कोई चीज़ बरामद कर ले तो वो अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन इसके साथ साथ इस सीएनएसए के अंदर आपको एएनएफ के हवाले से एंटी नारकोटिक फोर्स जो है उसका भी पूरे तरीके से इतलाक़ किया गया। एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है जो इन किस्म के ड्रग पैडलर्स को के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन करने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है। अगर एएनएफ वाले किसी से कुछ सीज़र करें, कुछ बरामद करें, तो एएनएफ वाले अपने सीक्वेंस के अंदर अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करते हैं जिसका मुतलका थाने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और वो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और उसके बाद एएनएफ के हवाले से सीएनएसए की स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो बनाई गई हैं इस एक्ट के तहत, और उसमें एएनएफ के हवाले से जो उनके रूल्स हैं वो फराहम किए गए हैं, जिसके तहत स्पेशल जजेस, ये आप लाहौर के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीएनएसए की स्पेशल कोर्ट, एक तो आपके एडिशनल सेशन जजेस काम कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी तो वो मैजिस्ट्रेट साहबान या एडिशनल सेशन जज साहबान जो है वो एज स्पेशल कोर्ट काम करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ एएनएफ ने कोई इस किस्म का तहर्रुक किया, एफआईआर काटी है, तो एएनएफ के हवाले से भी मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, और एएनएफ की स्पेशल सीएनएस कोर्ट जो है वो अपना काम कर रही है, वो पूरे तरीके से ट्रायल कोर्ट है, और उस ट्रायल कोर्ट का एपलेट फोरम जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट है। अब इसके अंदर जो हमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग जो है वो बड़ा अहम जुज़ है, जिसके अंदर उन्होंने इसके जो रूल्स हैं आप अगर देखेंगे सीएनएसए के, तो रूल 36 और रूल 4 जो है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है कि जो सैम्पलिंग की जाएगी कि अगर एक फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि अगर एक 100 किलो चरस पकड़ लिया जो 100 पैकेटों पर मुश्तमिल है, तो वो कहते हैं कि मुनासिब मिकदार जो है वो सैंपल के लिए भेजी जाएगी। ये नहीं कि आप उस पूरे 100 किलो में से आप 2 ग्राम भेज दें और कहें कि जनाब उसकी रिपोर्ट पे किसी को सज़ा और जज़ा का फ़ैसला किया जाए। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है ये अगर आपने इसको पढ़ना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अमीर ज़ेब केस, आप नोट डाउन करेंगे PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 380। तो दिस इज़ द फर्स्ट जजमेंट जिसके अंदर इस चीज़ को हेल्ड किया गया कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है रूल 4 और रूल 36 के हवाले से कि सैंपल जो है वो मस्ट बी और रिप्रेजेंटेटिव के वो मुनासिब मकदार का सैंपल हो। और अगर इसमें उन्होंने कहा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि अगर फ़र्ज़ माल 1 किलो चर्स बरामद हुई है और उस चर्स को खोलने पे देखा गया कि वो
अब आप गर्दा चर्च जो है वो प्लास्टिक कवर हुई हुई मुख्तलिफ शीट्स पर मुश्तमिल होता है और उसको वो कंप्रेस करके एक ब्लॉक बना देते हैं। जब आप उसको खोलते हैं तो नॉर्मली वो 25-30 मुख्तलिफ शीट्स जुड़ के 1 kg बनी होती है। तो अगर वो 25 शीट्स निकली हैं तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मीर ज़ेब ये कहता है कि 25 सैंपल्स भिजवाए जाएंगे, हर शीट से सैंपल लिया जाएगा। और अगर कलेक्टिवली सैंपल भेज दिया है और हर शीट से सैंपल नहीं लिया गया तो जितने ग्राम का सैंपल लिया गया सिर्फ उस हद तक सज़ा दी जाएगी और शक का फ़ायदा दिया जाएगा कि उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा कि बाकी की हद तक क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है तो प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर सकी कि उसका जो बाकी चरस या जो भी कॉन्ट्राबैंड बरामद हुआ था वो कॉन्ट्राबैंड है भी या नहीं। तो वो बेसिकली मीर ज़ेब केस जो है वो। इसी के बाद फिर इमाम बख्श केस आप जी PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट, ये मैं लिख के आपके लिए इसलिए लाया था कि आप कॉपी करा लेंगे तो ये सारा आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। लेकिन आप अपने PLD 12 सुप्रीम कोर्ट 12 सुप्रीम कोर्ट 380। इसी तरह फिर इसमें रिसेंटली फिर इसको दोबारा री इंटरप्रेट किया उन्होंने। इमाम बख्श केस है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के हवाले से 2018 SCMR 2039, 2018 SCMR 2039। अब इस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देखते हैं इन केसेस के अंदर, दैट इज चेन ऑफ सेफ कस्टडी। अब चेन ऑफ सेफ कस्टडी पे बहुत सा केस ला आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले इस चेन को समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये चेन ऑफ सेफ कस्टडी है क्या। चेन ये है कि जिस शख्स ने, जो लोग एक मुलजिम से बरामद होने वाले मटीरियल से लिंक करते टिल जब तक वो सैंपल लेबॉर्ट्री तक नहीं चला जाता, जितने लोग मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर इन्वॉल्व हैं इस प्रोसीडिंग के अंदर, वो तमाम लोग एज ए विटनेस हैं। अगर उनमें से एक भी विटनेस के तौर पे मिसिंग है तो ये एक लिंक मिस करने से चेन ब्रेक हो जाएगी, और जब चेन ब्रेक हो जाएगी तो फिर सज़ा नहीं दी जा सकती। और इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि सबसे पहले वो बंदा पुलिसमैन है जिसने किसी को गिरफ्तार किया था चरस के साथ, हेरोइन के साथ या कोकीन के साथ या किसी भी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस के साथ, उस शख्स का गवाह के तौर पे आना। उसके बाद उसने जो फ़र्द बनाई थी, रिकवरी मीमो बनाई थी, जो उसने गवाह लिए थे जिन्होंने नीचे एज ए टोकन ऑफ जेन्युइननेस कि ये वाकई हमारी मौजूदगी में बरामदगी हुई थी, उन्होंने हाशिए का गवाह हम नॉर्मली कहते हैं डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन इसको हम फुट नोट पे जिन्होंने उसको साइन किया होता है वो गवाह जो है उनका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कार्रवाई कर रहा होता है तो इस्तिगासा उससे पहले कंप्लेनेंट जो है वो भिजवाता है FIR दर्ज करवाने के लिए। तो उस जिस कांस्टेबल के जरिए वो भिजवाता है उसको भी एज ए विटनेस आना बड़ा ज़रूरी है। सरकारी इसमें सरकारी गवाही होते हैं जी यस, मैं अभी मैं भट्ट साहब मुझे आप सिर्फ 15 मिनट दे दें, मैं कवर करूँगा सर। ठीक है। इसके अंदर जो गवाह हैं, सरकारी गवाह या प्राइवेट गवाह के अंदर जो रूटीन के अंदर हम 103 CRPC लेते हैं, वो बेसिकली इसके अंदर सेक्शन 25 जो है वो प्रोवाइड कर देता है CNSA कि यहाँ पे पुलिस विटनेसेस जो हैं उनको भी बाएतमाद गवाह समझा जाता है। ये हम रूटीन के अंदर जो 103 की वायलेशन लेते हैं कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए, वो यहाँ पे अप्लाई इस तरह से नहीं करता। ओवर राइडिंग इफेक्ट है कि CNSA के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया कि पुलिस ऑफिशियल्स जो है उनको ही बाएतमाद गवाह तस्वर किया जाएगा, अनलेस कि आप ये साबित कर दें कि इसमें जो मुद्दई बना है इसके खाला का बेटा हमारे 302 का मुलज़िम है और इसने सिर्फ और सिर्फ मेलफ ID अपने इस मकसद के लिए पर्चा दर्ज किया है। वरना आप अगर ओनस पे प्रूफ नहीं कर सकते तो पुलिस ऑफिशियल्स को एक क्रेडिबल गवाह तस्वर किया जाता है और 103 की वायलेशन इसके अंदर इस तरह से नहीं ली जाती जैसे कि रूटीन के अंदर हम केसेस के अंदर लेते हैं। अब इसके बाद सीक्वेंस ये है कि जब आपका जाता है, अच्छा एक और मैं बात करूंगा कि अगर आपके कोई जहन में सवाल हो तो काइंडली अपने पास लिख लें, क्योंकि मैं एक सिमेट्री में चल रहा हूँ, सिमेट्री ब्रेक हो जाती है, मेरी मादरत होगी थोड़ी सी। अब उसके बाद सेकंड थिंग आती है कि जब आप सैम्पलिंग जब उसने उसकी फ़र्द बना ली, उसके बाद उसने वो जाके अपने पास नहीं रखना, उसने मुहर्रर के पास जाके रखवाना है जो थाने का मुहर्रर है। उस मुहर्रर का बयान रिकॉर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। ये भी एक चेन के अंदर से वन ऑफ द लिंक ऑफ चेन है कि अगर वो मुहर्रर सेफ कस्टडी के हवाले से
उसके बाद उस मुहर्रर ने उसको सैंपल्स को भिजवाना है PFSA की केमिकल लैब के अंदर एनालिसिस करवाने के लिए, और जो सीक्वेंस जिस पुलिस के ऑफिशियल ने वो लेके जाना है उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। अब इसके साथ आप देखें कि एक आम आदमी अगर चरस लेके जा रहा है और वो पकड़ा जाता है, इसी तरह पुलिस ऑफिशियल को भी ये राइट नहीं है कि वो चरस लेके, अगर वो PFSA भी देने जा रहा है तो उसको एक रोड सर्टिफिकेट, हम कहते हैं कि रोड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि उसको ये अथराइज़ किया गया है कि वो एक सरकारी ऑफिसर है और वो एक सरकारी ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहा है। उसके पास जो उसने चर्स रखी है वो एक ख़ास मकसद के लिए है, वो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए है। अगर उसको कोई चेक करे तो वो रोड सर्टिफिकेट उसकी बेसिकली उसकी बचत है, उसको वो सेविंग है उसकी, कि उसके ऊपर परचा ना दे दें कि तुम ये चरस कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो रोड सर्टिफिकेट जो है वो बड़ा, तो रोड सर्टिफिकेट जिसने जारी किया उसका भी बयान जो है वो वन ऑफ द लिंक ऑफ द दैट चेन ऑफ सेफ कस्टडी। तो ये एक सारा सीक्वेंस जो है, अगर इसमें से एक भी चेन में से लिंक मिस है तो ये सेफ कस्टडी के हवाले से ये समझा जाएगा कि ये सेफ कस्टडी का। अब इसके हवाले से आप सेफ कस्टडी के हवाले से जो हम केस ला जिस पे हम बहुत ज़्यादा सकीना रमज़ान केस आप नोट करेंगे 2021 SCMR 451, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अभी रिसेंट केस ला कैसर खां केस अभी रिसेंट DB ने डिसाइड किया 2022 CRC 492 DB का केस है। ये केस जो है इस सीक्वेंस के अंदर जो सेफ कस्टडी का लॉ था और जो बेसिक जजमेंट थी दैट वाज जाहिर शाह केस 2019 SCMR 2004। तो ये सीक्वेंस जो है ये सेफ कस्टडी के हवाले से पूरा आपको मैकेनिज्म जो है वो इसमें मेंशन किया गया और उसके हवाले से आप इसको देखेंगे तो ये प्रोवाइड करेगा। अब इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो आप पुलिस ऑफिशियल्स कभी भी थाने से जाते हैं तो हेड कांस्टेबल से, अगर हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के जो डेजिग्नेशंस हैं जैसे ASI है, सब इंस्पेक्टर है, तो दे आर ड्यूटी बाउंड कि वो अपना पुलिस रूल्स के मुताबिक अपना अराइवल डिपार्चर वो उन्होंने उसकी रपट काटनी होती है, जिसको हम रपट रवानगी या रपट आमद कहते हैं, कि वो जब गया कब गया, वापस आया तो कब आया। तो उस हवाले से वो रजिस्टर नंबर 2 है पुलिस रूल्स का, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सवाल पुट करें तो आप ये पूछेंगे कि देखो रजिस्टर नंबर 2 में आपने रपट अपनी रवानगी की काटी तो बताओ कितने नंबर था और उसका कितने बजे वो आपने रपट काटी थी। तो नॉर्मली ये होता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ा कहीं से होता है, पर्चा जाके कहीं दिया होता है, पकड़ा रात को होता है, पर्चा सुबह दिया होता है, तो वो रिपोर्ट जो है उनकी वो रपट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये राइट है आपके पास कि आप एप्लीकेशन दे के वो रजिस्टर नंबर 2 जो है वो आप अपना समन करवा सकते हैं, कोर्ट समन भी करेगी, आप उसको पेरूज कर सकते हैं, आप उसको पुट कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, दैट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप उसकी कॉपी ले सकते हैं सर्टिफाइड और उस कॉपी के ऊपर आप वो पुट कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस जो आपको कोर्ट आपकी एप्लीकेशन डिसअलाउ कर दे, वो अलाउ करेंगे ही करेंगे। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो थर्ड सीक्वेंस है, फिर इसके अंदर उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे CNSA के गवर्नमेंट एनालिसिस रूल्स 2001 के तहत उन्होंने रूल 6 जो था उसको इंटरप्रेट किया कि जो एनालिस्ट होगा वो भी पूरा का पूरा प्रोटोकॉल अपनी रिपोर्ट के अंदर देगा। आपको हंसी बड़ी आ रही है, आपको नहीं, मुझे देख के तो नहीं हंस रहे अच्छा, मैंने कहा माहौल बड़ा सीरियस हो गया। वैसे ही रूल 6 जो है वो रूल 6 के अंदर मेंशन किया गया बेसिकली कि वो एनालिस्ट जो है वो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बताएगा कि उसने क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई किया था। अगर वो अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं करता तो केस ला इस बात पे आया, खैरुल बशर केस था, और भी मैं अभी आपको लिखवाऊंगा जिन केसेस के अंदर प्रोटोकॉल के हवाले से जो रिसेंट जजमेंट्स आई, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 57 और PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 138, इन जजमेंट्स के अंदर उन्होंने रूल 6 को जो गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल थे उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया कि ये सारे के सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रोटोकॉल अगर नहीं दिए गए उस रिपोर्ट के अंदर, जो आप देखते हैं केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आती है उसमें अगर उन्होंने सर्टन प्रोटोकॉल्स नहीं दिए रूल 6 के तो उस रिपोर्ट पर रिलाई नहीं किया जा सकता और इक्विटल हो जाएगा। जैसे सेफ कस्टडी का लिंक ब्रेक होने से इक्विटल हो सकता है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ना होने की वजह से रूल आप देखते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप कलेक्टिवली लेके चलते हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट आप बेसिकली इसमें से निकालते हैं। और बेनिफिट ऑफ डाउट पे बहुत ज़्यादा जो हम जजमेंट जिस पर रिलाई करते हैं दैट इज़ तारिक परवेज़ केस।
और ये जो लेकिन इसके हवाले से मैं आपको जो आपका रेलिवेंट लॉ है इसके हवाले से मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट पे लिखाऊंगा। ये कैसरुल्ला केस आप लिखेंगे 2009 SCMR 579 और 2019 SCMR 1217। तो ये बेसिकली ये बेनिफिट ऑफ डाउट पे हैं जो मैंने आपको चंद ग्राउंड्स बताई। इन ग्राउंड में से जैसे डिले ऑफ लॉजिंग ऑफ FIR है, डिले ऑफ सेंडिंग ऑफ सैंपल्स टू एनालिस्ट है, और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का ना होना, और इसी तरीके से आपका प्रोटोकॉल्स का मिसिंग होना, और इसी तरीके से जो आपको मैंने बताया कि ये रजिस्टर जो था रोज़नामचे के हवाले से उसका कोई ना कोई मिसिंग होना, ये सारी की सारी चीज़ें अगर इनमें से आप कोई भी चीज़ निकाल लेते हैं अपने जिरा के ज़रिए तो ये सारा का सारा सीक्वेंस जो है ये आपको पूरा प्रोवाइड करता है कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। अब इसी सीक्वेंस के अंदर जो मैं आखिरी बात करूंगा जो मैंने आप नया अप्लाई करना शुरू किया ट्रायल के अंदर, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँ। अब आपके थानों के अंदर फ्रंट डेस्क आ गए और वो कंप्यूटराइज्ड एक रिसिप्ट जारी करते हैं। मैं करता ये हूँ कि मैं रूटीन में जो ट्रायल कर रहा हूँ उस FIR से एक FIR पहले की और एक FIR उसके बाद की मैं मंगवाता हूँ, वो नेट से भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें निकलती हैं कि वो उन्होंने पहले FIR जो दी होती है वो किसी और सीक्वेंस की होती है, वो E-टैग नंबर इन्होंने किए होते हैं टेम्पर, वो भी एक डाउट का सिनेरियो निकल रहा है। फिर हमारे पास जो रेडिंग पार्टी है, कई हमारे पास केसेस ऐसे भी आए कि जिसके अंदर वो रेडिंग पार्टी जिस टाइम के ऊपर शो कर रही थी, अगर मैंने 5 FIRs पीछे की निकाली हैं तो उनके मुताबिक वही ऑफिसर जो आपका रेडिंग पार्टी का हिस्सा था वो थाने में एज ए ड्यूटी ऑफिसर FIR काट रहा होता है। तो वो एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट हो जाता है कि जब वो थाने बैठा काम कर रहा है तो वो किस तरीके से हम समझेंगे कि वो यहाँ पे। और ये मैंने ड्राइव किया था, कांस्टेबल खिजर केस था कि जो ऑनरेबल एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्विट कर दिया मर्डर केस के, उसके अंदर जो कांस्टेबल खिजर था ही वॉज आई विटनेस, ही वॉज कंप्लेनेंट, और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था अपने पुलिस स्टेशन थाने में, और उसकी जब वो रपट मंगवाई गई तो वो थाने से जाए वकूआ काफ़ी फासले पे थी, तो उन्हें इसलिए क्विट कर दिया कि ये तो थाने ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और ये रजिस्टर जो है वो इस चीज़ की गमाजी कर रहा है, तो ये किस तरह मान लें कि ये मौके पे आई विटनेस था। तो इस तरीके से हमने उसको ड्राइव किया इसके अंदर और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मिले एज ए ट्रायल लॉयर। तो बेसिकली ट्रायल इज़ अ क्रिएटिविटी ऑफ माइंड, और ट्रायल के अंदर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ट्रायल आ जाता है। ट्रायल बेसिकली आपकी रीडिंग है, जो आप बेसिक स्टैट्यूट पढ़ते हैं, जो इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, और उसके बाद अपनी आप एक प्लॉजिबल डिफेंस बनाते हैं कि आपका केस जो है प्रोसिक्यूशन के आप डेंट्स निकालते हैं और उन डेंट्स के ऊपर फिर आप अपनी प्लॉजिबिलिटी ऑफ डिफेंस को लाते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि प्लॉजिबिलिटी ऑफ डिफेंस ये है कि वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जो अगले बंदे के जुडिशियस माइंड को जो मान ले। जैसे मैं आपको अभी एक बात करूं कि मैंने अभी अहमद भाई ने आपसे कहा कि शाह साहब ने इस्लामाबाद जाना है, तो आप में से अक्सरियत लोग ये मान लेंगे कि हाँ जी शाह जी ने जाना होगा, एक आधा हसन इफ्तिखार जैसा होगा कि शाह जी बहाना लगा रहे हैं। लेकिन अगर अहमद साहब आपको ये कहें कि जी शाह साहब ने मरीख पे जाना है, तो आप ये बात आप में से कोई भी नहीं मानेगा, वो कहेंगे कि नहीं ये बात, तो ये बेसिकली इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। आपका डिफेंस जो है दैट शुड बी, वो आपका प्लॉजिबिलिटी होनी चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, जो अपील कर सके माइंड को। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ये कलेक्टिवली आती हैं। जो रेलिवेंट लॉज हैं वो मैं आपको एक दफ़ा ये नोट कर लें। ज़ुबैर खां केस आप पढ़ेंगे, जो मैंने आपको 12 जजमेंट्स बताई थी। 2021 SCMR 49 है। अब्दुल गनी केस है 2019 SCMR 608। कामरान शाह केस है 2019 SCMR 1217। मैं आपको केस ला रिसेंट दे रहा हूँ, मैं पुराने केस ला आपको नहीं दे रहा, वो दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको सारी सीक्वेंस समझ लग जाएगी। जी मैं आपको कॉपी दे के जाता हूँ, मैं कॉपी दे। इसी तरह फैज़ान अली केस है 2019 SCMR 1649। रज़िया सुल्ताना केस है 2019 SCMR 1300। ये मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि आपके अलावा जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं उन तक ये चला जाए। इसी तरह ज़ाहिर शाह केस है 2019 SCMR 2004। हाजी नवाज़ केस है 2020 SCMR 687। इमरान बख्श केस है, इमाम बख्श 2018 SCMR 2039। अमजद अली केस है 2012 SCMR 577। इकरामुल्लाह केस है 2015 SCMR 1002। अमीर ज़ेब केस मैंने आपको पहले बताया था, PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 380। जो रूल्स आपको मैंने बताए, रूल्स 49 है, चैप्टर 22 है, पुलिस रूल 1934, रूल 11 है, चैप्टर 21,
पुलिस रूल्स का रूल 70 है, चैप्टर 22 है, रूल 72 है, चैप्टर 22 है, रूल 1 है, चैप्टर 24 है पुलिस रूल्स का, जो रेलिवेंट रूल्स हैं जो आपके इस सारे के सारे ट्रायल के साथ सीक्वेंस करते हैं। तो यही मेरा आपके लिए आज लेक्चर था। आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जी क्वेश्चन, ये स्केड्यूल में आप जिक्र कर रहे थे कोई तब्दीली आई है, वो क्या चीज़ है? जी, स्केड्यूल के अंदर जो तब्दीली आई है वो मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेज हैं, जैसे चरस है, जैसे आप हेरोइन है, आप कोकेन है, डिफरेंट जो सब्सटेंसेस थे जो प्रोहिबिटेड हैं उनके हवाले से उन्होंने उसको क्लासीफाई कर दिया है, उनकी पूरी बाइफर्केशन कर दी वज़न के हवाले से, और उन्होंने उसकी सेंटेंस जो है वो मुकर्रर कर दी है कि लाइफ है और मिनिमम 5 इयर्स है, डेथ है और मिनिमम 10 इयर्स है। तो उन्होंने वो जो सेंटेंसिंग पॉलिसी से हम चीज़ें लिया करते थे वो अब इस सीक्वेंस के अंदर सेंटेंसेस के हवाले से गया है, बाकी वो ABC उसी तरह जी ABC उसी तरह से है, लेकिन वो बेसिकली उन्होंने सेंटेंसिंग जो थी उसके हवाले से उसका उन्होंने किया, और उसके अंदर जो था ABC के अंदर जो था वो आपका इसकी बाइफर्केशन प्रोवाइडेड नहीं थी, हम शेड्यूल से लेते थे। अब इसके अंदर उन्होंने हर चीज़ की बाइफर्केशन कर दी है वज़न के हवाले से और सब्सटेंस के हवाले से, कि चरस का डिफरेंट कर दिया, पनिशमेंट भी डिफरेंट है, और इसी तरह हेरोइन मतलब जिस तरह से वो सब्सटेंस ज़्यादा किलिंग है, ज़्यादा वो नुकसानदेह है उस हवाले से। और इसके अंदर आखिरी बात एक करूँगा कि जो मैं समझता हूँ कि आपके इदारे से, क्योंकि एक बहुत पावरफुल इदारा है जिसको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, और ये अभी क्योंकि BDM ऐसा है, तो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनने थे इस लॉ के तहत वो नहीं बने, और मैं अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा और अहमद भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपके फोरम से प्रोवाइड होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए कि रिहेबिलिटेशन वाले जो सेंटर्स यहाँ बने हैं वो सारे कमर्शियल इदारे हैं जो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं और डंडे मार के लोगों के बच्चों को कत्ल भी कर रहे हैं, लेकिन जो जिस अंदाज से रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आज का बच्चा बड़ा इजीली ड्रग पैडलर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ना होने की वजह से हमारी नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रही है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग